बात करते हैं ग्राउंड नट की। मूंगफली। ग्राउंड नट में कड़वाहट किसकी वजह से आती है? कई बार देखा होगा कोई मूंगफली का दाना ऐसा आ जाता है कि जब हम खाते हैं तो बहुत कड़वा कड़वा लगता है, अलग अजीब सा बहुत ज़्यादा। तो वो कड़वाहट जो होती है वो अफ्लाटॉक्सिन की वजह से होती है, अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन। और ये होती है एक फंगस की वजह से जिसको हम बोलते हैं एस्परगिलस फ्लेवस। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये फंगस देख रहे हो, ये फंगस है एस्परगिलस फ्लेवस। इसकी वजह से कड़वाहट आती है मूंगफली के दाने में जब स्टोरेज के दौरान मॉइस्चर परसेंटेज 8% के ऊपर हो। तो कड़वाहट जो है मूंगफली में वो अफ्लाटॉक्सिन की वजह से आती है, और फंगस जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एस्परगिलस फ्लेवस। ग्राउंडनट एक इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप है, यानी कि सॉइल इरोजन को रोकती है, एक इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप है। इसके अलावा मूंगफली को अगर आपने अच्छे से देखा हो तो सबसे पहले इसके ऊपर एक वुडन कवरिंग होती है जिसे हम शेल बोलते हैं, वो फाइबरस है। और अंदर जो गिरी है यानी कि जो कर्नल है उसके चारों तरफ एक इस तरीके का रेडिश ब्राउन कलर की एक और कवरिंग होती है जो पेपरी कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टा। आउटर कवरिंग जो है उसे शेल बोलते हैं, एंड द थिन पेपरी इनर लेयर को हम टेस्टा बोलते हैं, जो कोट करती है पूरे के पूरे कर्नल को। जैसे यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, ये जो वुडी पोर्शन होता है पूरा का पूरा, इस वुडी पोर्शन को हम बोलते हैं शेल। इसके अंदर होती है गिरी यानी कि जो हम खाते हैं दाना, और इस दाने के चारों तरफ आपको जो पेपरी स्किन देखने को मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेस्टा, ये याद रखना। और फिर जब हम टेस्टा को हटाते हैं तो अंदर होती है गिरी, ठीक है। जो बोटेनिकल नेम है मूंगफली का वो क्या होता है? एरेकिस हाइपोगिया। फैबेसी या फिर लेग्यूमिनेसी फैमिली में ये आता है। 40 क्रोमोसोम होते हैं और टेट्राप्लॉइड है। 2n बराबर 4x बराबर 40 क्रोमोसोम्स। ग्राउंड नट टेट्राप्लॉइड है, बता ही दिया। ब्राज़ील ओरिजिन है, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। फ्रूट टाइप क्या है? पॉड। क्यों? क्योंकि लेग्यूमिनेसी फैमिली है। ऑयल कंटेंट की बात करें तो 45% ऑयल कंटेंट होता है, प्रोटीन कंटेंट 26% होता है, और जो शेलिंग परसेंटेज है वो 70% है। शेलिंग परसेंटेज का मतलब हो गया कि आपने सबसे पहले हार्वेस्टिंग करी थी तो आपको पूरे के पूरे पॉड मिले, आपने अभी इन पॉड में से गिरी नहीं निकाली थी। तो सबसे पहले आप क्या करो, सारे के सारे पॉड जितने भी मिले यानी कि अनक्रैक्ड पॉड्स, सबका वज़न कर लो। उसके बाद में उसमें से गिरी निकाल लो, और फिर जितनी भी आपको गिरी मिली उसका वज़न कर लो। तो गिरी का जो वेट है वो ऊपर आएगा और अनक्रैक्ड पॉड का जो वज़न है वो नीचे आएगा। जो भी ये रेशो आएगा उसे हम बोलते हैं शेलिंग परसेंटेज। वेट ऑफ एक्सट्रैक्टेड कर्नल अपॉन वेट ऑफ अनक्रैक्ड पॉड्स, यानी कि टोटल वेट ऑफ एक्सट्रैक्टेड कर्नल अपॉन टोटल वेट ऑफ अनक्रैक्ड पॉड्स इंटू 100 कर देना, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 70% शेलिंग परसेंटेज आता है, यानी कि 70% हमें जो है गिरी मिलेगी और 30% हमारा वेस्ट चला जाएगा। बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 10 होते हैं। टेट्राप्लॉइड होता है जो मूंगफली है। इसके अलावा खरीफ क्रॉप है, रेनी सीजन क्रॉप है। 5 सेंटीमीटर की गहराई में बीज लगेगा, और जो सोइंग टाइम है वो मई का लास्ट वीक या फिर जून के जो शुरुआत के 14 दिन है उसमें सोइंग करी जाएगी। लास्ट वीक ऑफ मई टू फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून। मिट्टी कैसी चाहिए? रेतीली मिट्टी चाहिए, सैंडी लूम सॉइल चाहिए, या सैंडी सॉइल आप कह सकते हो। 2 कैटेगरी में मूंगफली डिवाइडेड रहती है, एक होती है बंच टाइप या एरेक टाइप जिसे हम बोलते हैं एरेकिस हाइपोगिया की वैरायटी फेस्टिजिएट, और एक होता है स्प्रेडिंग या ट्रेलिंग टाइप जिसे हम बोलते हैं एरेकिस हाइपोगिया की वैरायटी प्रोकम्बेंस। जैसे इधर देख रहे हो तो यहाँ पे दोनों के दोनों दिखाए गए हैं। इधर देख रहे हो तो इधर बंच टाइप भी मेंशन है, ये देखो, ये बंच टाइप, ये स्प्रेडिंग टाइप। स्प्रेडिंग टाइप को थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है फैलने के लिए, नाम में ही आ रहा है स्प्रेडिंग टाइप। इसके अलावा जो बंच टाइप है यानी कि जो एरेक्ट टाइप है उसमें जो सीड रेट है वो है 80 से 100 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग की अगर हम बात करें, बंच टाइप में स्पेसिंग रहेगी रो टू रो स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर।
स्प्रेडिंग टाइप में जो स्पेसिंग रहेगी, रो टू रो 45 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टोरेज की फ़ोटो बनी हुई है। ये बोरों में मूंगफली को स्टोर करके रखा है। अगर स्टोरेज के दौरान मॉइस्चर परसेंटेज 8% के ऊपर चला गया तो अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन आ जाएगा। इसलिए स्टोरेज में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मॉइस्चर परसेंटेज 8% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आगे बात करते हैं। हल हार्वेस्टिंग के बाद में जैसे कि आपने मूंगफली निकाल ली तो जो लीफी स्टेमी क्रॉप रेसिड्यू बचा ग्राउंड नट की हार्वेस्टिंग के बाद में, उसको हल्म बोलते हैं। यानी कि मूंगफली को निकालने के बाद में पौधे का जितना भी वेस्ट है, जैसे यहाँ सारा ढेर लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? हल्म कहलाएगा। जैसे ये देख रहे हो पूरा वेस्ट है, मूंगफली हमने इसमें से निकाली ली। फिर आगे चल के शेलिंग होगी, यानी कि मूंगफली में से गिरी हम निकाल लेंगे। 70% हमारा शेलिंग परसेंटेज। तो हल्म क्या हो गया? लीफी स्टेमी क्रॉप रेसिड्यू ग्राउंड नट की हार्वेस्टिंग के बाद में। इसके अलावा फर्टिलाइज़र कौन कौन से लगेंगे नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए? अमोनियम सल्फेट, और फॉस्फोरस की कमी पूरी करने के लिए एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैग का इंसर्शन जब सॉइल में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैगिंग बोलते हैं। और पैग होता क्या है? पैग होता है एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के बाद में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है तैयार होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में बना है, ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड एज, जिसे हम गाइनोफोर भी बोलते हैं। गाइनोफोर या फिर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम गाइनोफोर बोलते हैं या फिर पैग बोलते हैं। पैग यानी फर्टिलाइज ओव्यूल। ये चला जाएगा मिट्टी के अंदर, और ये स्टेज आती है लगभग सोइंग के 35 से 45 दिन के बाद में। एक क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन की। और जब ये पैग मिट्टी के अंदर इंसर्ट होंगे उस स्टेज को हम बोलते हैं पैगिंग। कब आएगी? सोइंग के 35 टू 45 डेज के बाद में। ग्राउंड नट की रेंसिडिटी का रीज़न मैंने बताया था, अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन होती है। और अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन तभी आती है जब स्टोरेज के दौरान मॉइस्चर परसेंटेज हाई रहता है। कितना? लगभग 8% के ऊपर अगर चला गया है तो। इसलिए मॉइस्चर परसेंटेज स्टोरेज में 8% के नीचे होना चाहिए। अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन मेनली दो फंगस की वजह से है, एक है एस्परगिलस फ्लेवस और एक है एस्परगिलस पैरासिटिकस। कई बार आपने देखा होगा कोई कोई मूंगफली हम जब छीलते हैं खाने के लिए, गिरी निकालने के लिए, तो उसमें कोई दाना होता ही नहीं है या बहुत ही छोटा होता है, और जब उसे दबाते हैं तो पॉप की साउंड आती है। पॉपिंग। पॉपिंग जो ग्राउंड नट में है वो किस वजह से होती है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से गिरी तैयार नहीं होती, यानी कि दाना नहीं बनता। तो मूंगफली में जो दाना नहीं बनता है उसकी प्रॉब्लम इस वजह से अराइज होती है दाना ना बनने की, क्योंकि कैल्शियम की कमी होगी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से कर्नल फॉर्म नहीं होते हैं मूंगफली के अंदर। इस कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम अप्लाई करा जाता है मिट्टी में, जो दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक तो कैल्शियम और एक सल्फ़र। कैल्शियम जो है वो दाने के फॉर्मेशन में मदद करेगा, गिरी की फॉर्मेशन में मदद करेगा, और सल्फ़र ऑयल कंटेंट तैयार करने में मदद करेगा। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, ये अप्लाई करा जाता है कैल्शियम डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बंच टाइप की बात करें, यानी कि जो इरेक्ट टाइप है उसकी बात करें, तो ये मूंगफली का टाइप होता है नॉन डोरमेंट। एक इम्पॉर्टेंट बीमारी जो ग्राउंड नट में देखने को मिलती है वो है बटन नेक्रोसिस, जो कि अपने आप में एक वायरल इन्फेक्शन है, एक वायरल डिसीज़ है। अब यहाँ पे अगर आप फोटो देखो तो ये देखो, ये पॉपिंग का केस यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये दाना बना ही नहीं है, ये देख रहे हो कितना छोटा सा बल हल्का सा फॉर्मेशन हुई है, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से दाना ही फॉर्म नहीं हुआ इसमें। ये देख रहे हो, ये देखो। आगे देखते हैं। तो बटन नेक्रोसिस एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है ग्राउंड नट की, जो यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है, डायग्राम बना हुआ है। ग्राउंड नट का जो ऑयल सीड केक है उसमें नाइट्रोजन होती है 7.3%। ऑयल सीड केक मतलब तेल आपने निकाल लिया, उसके बाद में खली बचती है ना, तो जो मूंगफली की खली है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 7.3% होती है। इसके अलावा अगर आयरन की कमी रहेगी तो पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। जो मेजर इंसेक्ट पेस्ट है इसका वो है वाइट ग्रब। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये वाइट ग्रब का फोटो बनी हुई है।
और ये एक मेजर इंसेक्ट पेस्ट है ग्राउंडनट का। ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस जो है डिसीज़, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर डिसीज़ है ग्राउंडनट की, बड नेक्रोसिस, वो वायरस की वजह से होती है जिसे हम बोलते हैं ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस वायरस। और ये ट्रांसमिट होता है थ्रिप इंसेक्ट की वजह से। ये यहाँ पे थ्रिप्स बने हुए हैं। इसके अलावा जो स्प्रेडिंग टाइप ग्राउंडनट है उसमें लगभग 2 से 2.5 महीने की डोरमेंसी होती है, जिसको ब्रोक करने के लिए हम हाई टेम्परेचर और केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेप्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। इसके अलावा इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन 0.7% का इस्तेमाल किया जा सकता है स्प्रेडिंग टाइप की डोरमेंसी ओवरकम करने के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, पैग क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और उसके बाद में ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। पैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, और इसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे कि जब पैगिंग स्टेज आएगी, और पैगिंग स्टेज कब आएगी, सोइंग के 35 से 45 दिन के बाद में। एक क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन की। इस दौरान मिट्टी में मॉइस्चर ऑप्टिमम होना चाहिए। आपको कोई भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन इस दौरान नहीं करना, ना तो वीडिंग करनी है, ना ही कोई अर्थिंग अप करना है आपको। क्यों? क्योंकि हल्का सा भी अगर पैग डिस्टर्ब हो गया तो यील्ड पे सीधे असर पड़ेगा, क्योंकि यही आगे चल के मूंगफली की फॉर्मेशन करेगा। साथ ही इस दौरान आपको जिप्सम अप्लाई करना है ताकि कैल्शियम और सल्फर की कमी को पूरा करा जा सके। कितना? लगभग 400 से 500 किलो 1 हेक्टेयर में अप्लाई होगा जिप्सम एट 40 टू 45 डेज आफ्टर सोइंग। साइड ड्रेसिंग आपको करनी है रोज़ में। जो कैल्शियम है वो दाने की फॉर्मेशन में मदद करेगा, और जो सल्फर है वो तेल की फॉर्मेशन में मदद करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पैग्स हैं ये अंदर मिट्टी के अंदर जाने स्टार्ट हो गए हैं, और ये खली की फ़ोटो बनी हुई है, जो मूंगफली की खली है उसकी फ़ोटो ये बनी हुई है। नाइट्रोजन की मात्रा मूंगफली की खली पे कितनी होती है? 7.3%। ये यहाँ पे फ़ोटो बनी हुई है। और बाकी हमने अच्छे से सारी चीज़ें देख ली इसमें।